हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जो हम लोग अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन लगभग हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन उनमें कुछ पॉइंट्स हमारा देखने बाकी हैं अभी भी। ठीक है, हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लिया है ना। 3 तरह के मेथड मैंने बताए थे। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा हुआ है SP, SP2, SP3, उनमें हम लोगों ने एक रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ी है ना, सिमेट्रिकल। हो सकता है कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है उसी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। कैसे होगी वो मैं आपको लोगों को बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के, क्योंकि हम लोगों ने सब नॉन एग्जाम्पल देखे थे जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 और SP3D3 में कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आयनिक फॉर्म में अगर आपके पास में रिएक्शन आ जाए तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। आयनिक फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास में, है ना, आयन आ जाए, तो उसका कैसे निकालेंगे। और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देखो। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आप देखो कि मान लीजिए आपको I3 माइनस का बोला गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ठीक है, तो I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे तो यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग कि जो आयोडीन है उसमें टोटल मिलाकर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मेथड 3 यूज में ले रहा हूँ मैं, है ना। आयोडीन जो है उसमें टोटल मिलाकर एक आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 में हो जाएंगे 21। और ये माइनस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और वहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 21 + 1 22। 22 को डिवाइड करेंगे 8 से, मेथड नंबर 3 है ये, है ना, M3। सेकेंड कैटेगरी में आ रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे 8 × 2 = 16, यहाँ से 6 निकल के आएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी में आ गया तो 3। ठीक है, तो यहाँ से टोटल मिलाकर यहाँ पे 5 स्टेरिक नंबर आया। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा SP3D। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D। एक और देखो, XeOF4। जिनोन जो है इसमें टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक फ्लोरीन में 7 होते हैं। 7 × 7 = 28। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में ये टोटल मिला के हो जाएगा आपके पास में 34। 34 और 8 42। ठीक है, तो 42 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 × 5 = 40। 2 बचा, ये कैटेगरी नंबर 1 में आ गया 1। तो टोटल मिलाकर यहाँ से 6 स्टेरिक नंबर निकल के आया। और 6 स्टेरिक नंबर का मतलब 1 S, 3 P और 2 SP3D2। ठीक है, SP3D2। और देखो, मान लीजिए आपके पास में CH3 माइनस आया। CH3 माइनस, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में? 4। हाइड्रोजन में 3 हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन है तो इसलिए, और +1। ठीक है, तो इसको टोटल मिलाकर 8 होगा। ये 8 को 2 से भाग देंगे तो ये 4 आएगा। तो 4 स्टेरिक नंबर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 4 स्टेरिक नंबर मतलब कि SP3। ठीक है, और देखो ICl2 माइनस, ये आपको दिया गया है। आयोडीन जो होता है 7 होते हैं, इसमें भी क्लोरीन में 7 होते हैं, तो 7 × 21 हो जाएगा। 21 + 1 22। 8 से देंगे भाग, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेथड 3 से कर रहा हूँ सारे। यही वापस से ये देखो, यही कैलकुलेशन है ना। टोटल मिलाकर यहाँ से 2, ये आ जाएगा 16, 6, 2, 3, ये स्टेरिक नंबर आ गया यहाँ से 5, तो ये आपके पास में आ जाएगा SP3D। क्लियर। और एग्जाम्पल देखो, XeF6। जिनोन जो होता है बच्चों, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन में 7, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, 50। ठीक है, 50 को भाग दो 8 से,
8 6 जा 48, 2 से भाग जाएगा 1, टोटल मिलाकर 7 आया। 1 S 3 P और 3 D, sp3 d3, XeF2 XeF6, ठीक है। अगला XeF2 देखो, आप चाहे मेथड नंबर 1 से भी निकाल सकते हो, मेथड नंबर 2 से भी निकाल सकते हो, आप देख सकते हो आप किस तरीके से निकालना चाहते हो। XeF2 जिनोन 8, एक फ्लोरीन में 7, 7 दूनी 14, ये आ गया आपके पास में 22 का भी हम लोगों ने देखा कितना आ रहा है sp3d, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा निकलकर 5। अभी देखा देखो जस्ट पिछले, ये देखो 22, टोटल मिलाकर 22 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, टोटल मिलाकर 22 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो sp3d आ रहा है, ठीक है। तो sp3d, और देखो मान लीजिए आपके पास में PCl3 है, PCl3, एक फॉस्फोरस में होता है 5, 3 क्लोरीन है तो 7 तिया 21, यह आ जाएगा आपके पास में 26, 26 को भाग दो 8 से, 8 3 जा 24, 2 से भाग दो 1, यहाँ पे आया 4, इसका मतलब स्टेरिक नंबर 4 आने पर ये हो जाएगा sp3। तो PCl3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 से, मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 3 से। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इनमें जो लोन पेयर और जो मल्टीपल बॉन्ड्स है इनकी पोजीशन क्या होती है ना। पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर आपके पास में sp, sp2 और sp3, sp में हम लोगों ने देखा था लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, sp2 में ट्राइनल प्लेनर बनता है, sp3 में टेट्राहेड्रल बनता है ना। तो अगर इसमें लोन पेयर आ जाए या फिर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो वो किसी भी जगह पे लग सकते हैं, एनी पोजीशन, इनमें कोई पोजीशन डिसाइड नहीं है, किसी भी पोजीशन पर वो लग सकते हैं। लीनियर में कहीं भी लग सकते हैं, ट्राइंगल प्लेनर में भी कहीं पर भी लग सकते हैं, और टेट्राहेड्रल में भी कहीं पर भी लग सकते हैं। लेकिन अगर लोन पेयर है ना, लोन पेयर की पोजीशन और मल्टीपल बॉन्ड्स भी ले लो है ना, दोनों कहीं पे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में sp3d ज्योमेट्री है, और sp3d आपको पता है क्या होता है, ट्राइनल बाय पिरामिडल होता है, और ट्राइनल बाय पिरामिडल में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सल और एक इक्वेटोरियल। तो यहां पर जो लोन पेयर लगेंगे, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन एक्सल पोजीशन, किस पे लगेंगे, एक्सल पोजीशन पे लगेंगे है ना। एक्सल मतलब कि ऊपर प्लेनर जो रहता है उसके परपेंडिकुलर है ना, एक्सल पोजीशन पर लगेंगे। sp3d2, sp3d2 में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर क्या होता है, जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें जो लोन पेयर लगेंगे, सॉरी यहां प्रेजेंट और एक्सल नहीं, ये इक्वेटोरियल पे रहेंगे, इक्वेटोरियल मतलब प्लेन के अंदर ही लगेंगे, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर कहां लगेंगे, एक्सल पर। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट ऑन एक्सल, एक्सल पर लगेंगे, ठीक है। फिर से देखो, sp, sp2, sp3 पे एनी पोजीशन पर लग सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर लग सकते हैं। sp3d में ज्योमेट्री जो होती है ट्रायंगल बायपिरामिडल होती है, और इसके अंदर जो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल तो जानते हो ना आप,
है ना, मतलब जो प्लेन में होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री, तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड जो प्रेजेंट रहेंगे वो एक्सल पोजीशन पर रहेंगे। जैसे SF6 मॉलिक्यूल में हम लोगों ने देखा था एक्सल पोजीशन थी, तो एक्सल पोजीशन पर लगेंगे। sp3d3, sp3d में क्या होगा देखो, यहां पर दो तरीके से लग सकते हैं। अगर एक लोन पेयर है या मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग जगह देंगे कहां पर, इक्वेटोरियल पर, उसको हम लोग जगह देंगे इक्वेटोरियल पर। लेकिन अगर दो लोन पेयर आ गए हैं तो उसको हम लोग जगह देंगे एक्सल पर, दोनों लोन पेयर को एक्सल पर, ठीक है। अगर एक ही लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे जाएगा, लेकिन अगर दोनों लोन पेयर आ गए हैं तो वो किस पे जाएंगे बच्चों, वो एक्सल पे जाएंगे, ठीक है। दोनों कहां पे जाएंगे, एक्सल पोजीशन पर। ज्योमेट्री क्या होती थी इसकी बताओ, पेंटागोनल बाय पिरामिडल देखी थी हम लोगों ने, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना, ये ज्योमेट्री देखी थी इसकी। अब आप ध्यान रखना कि जो sp3d होता है उसके अंदर जो एक्सल बॉन्ड होते हैं, एक्सल बॉन्ड लेंथ वो हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। ये तो हम लोग पढ़ा ही चुके हैं। और sp3d3 जो होता है उसमें एक्सल बॉन्ड लेंथ वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से कम होती है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना। बट यहां पर क्या होता है, कंडीशन होती है फॉर सेम टर्मिनल एटम्स, वहां पे जो एंड एटम्स हैं, जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे IF7, ठीक है, IF7 में क्या है, सारे सारे सेम होने चाहिए। XeF6 उसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्लोरीन सेम है, IF7 में फ्लोरीन सेम है, XeF6 में भी फ्लोरीन सेम है। तो उस कंडीशन में SF6 वाली कंडीशन में, सॉरी SF6 नहीं, PCl5 वाली कंडीशन में क्लोरीन सेम है, तो सेम एटम होने चाहिए, टर्मिनल एटम, जो जिन्होंने क्लोरीन को चारों तरफ से घेर रखा है। सराउंडिंग एटम्स जो है सेंट्रल एटम के, फॉस्फोरस को चारों तरफ से घेर रखा है जैसे क्लोरीन ने, तो जो सराउंडिंग एटम्स हैं किसी भी सेंट्रल एटम के वो सेम होने चाहिए। तो आपके पास में ये कंडीशन अप्लाई होगी। sp3d में एक्सल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है और sp3d3 में एक्सल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से कम होती है ना। लेकिन एक और सर बात है कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, तो ऑक्टाहेड्रल में ध्यान रखना, चूंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं 90 डिग्री के, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो भी सेम होगी जब तक कि वहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन वगैरह कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उस केस में एक्सल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, किसमें, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। और इन दोनों के अंदर आपको मैंने बता दिया। तो ये पोजीशन ऑफ लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, हमेशा यहीं पर लगेंगे। sp sp2 sp3 में किसी भी पोजीशन पर लग सकते हैं। sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स की जो पोजीशन होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होती है। sp3d2 के अंदर ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं, ये ज्योमेट्री होती है, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन एक्सल। sp3d3 में पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, एक लोन पेयर अगर हुआ तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, अगर दो लोन पेयर आ जाएंगे उस ज्योमेट्री में तो वो एक्सल पोजीशन पे होंगे। sp3d ये एक्सल बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन मैंने आपको बताया, sp3d और sp3d3 के अंदर, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स लग रहे हैं एक्चुअल में क्या करते हैं, ये रिपल्शन पैदा करते हैं। इट जनरेट्स द रिपल्शन बिटवीन द एटम्स, है ना, ये रिपल्शन पैदा करते हैं। उसकी वजह से, रिपल्शन होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये ज्योमेट्री होती है जो डिस्टर्ब हो जाती है और इनकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक।
किस तरीके से चेंज होती है, क्या चेंज होती है, अभी हम लोग देखते हैं। देखो अगला, शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों, SP इधर से लिखता हूं मैं, SP में जो शेप होती है वो होती है लीनियर, ठीक है, लीनियर होती है, सिर्फ एक ही ज्योमेट्री होगी यहाँ पे और वही लीनियर होगी, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास में बॉन्ड एंगल आएगा वो 180 डिग्री का आएगा, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने इसका, BeCl2 देखा था या नहीं देखा था, है ना। sp2 में जो हमारी ज्योमेट्री थी, BeCl2 का देखो एग्जाम्पल, BeCl, तो ये 180 डिग्री लीनियर स्ट्रक्चर है ना। sp2 में ट्रायंगल बाय पिरामिडल हम लोगों ने देखा, सॉरी ट्रायंगल प्लेनर देखा हम लोगों ने, ट्रायंगल प्लेनर। इसमें जो बॉन्ड एंगल आया वो आया हमारा 180 डिग्री, ठीक है, जैसे BF3, जैसे BF3, ठीक। लेकिन यहां पर ट्रायंगल प्लेनर में, यहां पर लीनियर में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है प्लस 0 लोन पेयर है। यहां पर अगर 3 लोन पेयर है और 0 लोन पेयर है, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो ट्रायंगल प्लेनर आएगा। लेकिन अगर 2 बॉन्ड पेयर हुए, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो ये जो शेप बनेगी आपकी, जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या था, B F F F, ये ट्रायंगल प्लेनर था। लेकिन मान लीजिए मैं यहां पे एक लोन पेयर लगा दूं, तो लोन पेयर को हमेशा शेप में काउंट नहीं करते, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से बेंट हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, बेंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से बेंट हो जाएगा, बेंट। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गया तो यहां पर ये शेप जो होगी हो जाएगी बेंट, और उसमें जो एंगल होगा लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आया तो स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंट। बेंट कैसे होगा, मान लीजिए मैंने ये लिया A, ये लिया B, ये B, और यहां पर क्या आ गया, एक लोन पेयर, ठीक है। इसको बोलेंगे बेंट स्ट्रक्चर, ऐसे दिखेगा V शेप में, है ना, बेंट और V शेप, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं sp3 की बात करूं, sp3, तो sp3 में अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं, और क्या केस हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 1 लोन पेयर हो सकता है, और क्या केस हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और 2 ही लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 0 लोन पेयर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर हो सकता है आपका टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हुआ तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आपका स्ट्रक्चर हो सकता है पिरामिडल। और अगर आपके पास में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हुए तो आपका स्ट्रक्चर हो सकता है बेंट और वी शेप। टेट्राहेड्रल रहेगा तो आपका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो जो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट।
अगर आपके पास में पिरामिडल हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल लगभग 160 डिग्री रहेगा, और आपके पास में बेंट और वी शेप रहा तो आपका बॉन्ड एंगल जो लगभग 105 डिग्री रहेगा, मतलब लेस होता जाएगा। इसमें हो सकता है एग्जांपल आप ले लो CH4 का, इसमें एग्जांपल आप ले लो NH3 का, और इसमें एग्जांपल ले लो आप H2O का। इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है, sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है क्योंकि शेप चेंज हो रही है। शेप क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहां पर लोन पेयर आ रहा है। लोन पेयर क्या कर रहे हैं? रिपल्शन पैदा कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग एक और थ्योरी पढ़ेंगे, VESCPR थ्योरी, उसके अंदर फिर से पढ़ेंगे कि यहां पर ऐसा क्यों होता है ना। हम तो देखो CH4 का स्ट्रक्चर देखो, ये CH4 और इस तरीके से होता है। यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट इस तरीके से होता है। 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। NH3 ये नाइट्रोजन, एक यहां पर आ जाता है लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसका शेप जो रहता है ये पिरामिड जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। पिरामिडल, ठीक है। और अगर मैं H2O की बात करूं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस पे यहां पे 2 लोन पेयर होते हैं इस तरीके से, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए ये बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे बेंट और वी शेप, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर एक ही हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री जो है वो चेंज होती रहती है। शेप टेट्राहेड्रल हो सकता है, पिरामिडल हो सकता है, और बेंट और वी शेप हो सकता है। बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि यहां पे लोन पेयर रिपल्शंस करते जाएंगे। क्लियर? आगे चले, ये sp3 की बात थी। अगली है sp3d। sp3d में क्या हो सकते हैं? 5 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं प्लस 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं प्लस 2 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं प्लस 3 लोन पेयर। अगर ये ज्योमेट्री आती है 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर की, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सीसो स्ट्रक्चर, सीसो और इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तीन बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। और 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, जिसके याद है मैं बता देता हूं आप। PCl5, इसका है SF4, इसका है टी शेप का ClF3, और इसका है I3-, ठीक है। देखो कैसे कैसे PCl5 का पता है आप लोगों को, ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल बना था। SF6S, अभी sp3d में मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर लोन पेयर आए तो कहां आएंगे? वो आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये SF4 तो आ जाएगा आपके पास में इस तरीके से, और एक आ जाएगा आपके पास में लोन पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहां पर इस तरीके से 1 2 3 4, इसको बोलते हैं सीसो, ठीक है। अगला ClF3 क्लोरीन, 2 लोन पेयर आएंगे वहां पे, क्योंकि टोटल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में, 3 तो फ्लोरीन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 2 लोन पेयर बच जाएंगे इसका मतलब। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और sp3d में जब तक लोन पेयर आएंगे वो कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ये एक्सेल पोजीशन, ये एक्सेल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सेल पोजीशन।
ठीक है, तो इक्वेटर पोजीशन पर इस तरीके से आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। ये टी दिखा रहा है यहाँ पे, देखो टी। लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, ये आ जाएगा टी शेप। ठीक है, इसके बाद में I3 माइनस ये I, ये I, ये I। ठीक है, अब 3 यहां पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे इस तरीके से, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है यहां पे देखो बिल्कुल सीध में, तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्लियर, ये हो जाएगा लीनियर। तो इस तरीके से 4 शेप पॉसिबल है sp3d के अंदर, पेंटागोनल, बायपिरामिडल, सीसो और इरेगुलर टेट्राहेड्रल, टी शेप और लीनियर। चारों के चारों जो एग्जांपल है वो किसके हैं, sp3d के। केस क्या है, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ठीक है, अब हमारे पास में बचा है sp3d2 और sp3d3। ठीक है, ये हम लोग करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा आगे और, है ना। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सारा निचोड़ करके लेके आता हूँ बुक्स का, तब जाके आपको बता पाता हूँ। ठीक है, वरना थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन मैं थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाता। आपको क्वेश्चन करने हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, आपको करना है क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट, है ना। ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूँ एक तरीके से, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब आप थ्योरी में पढ़ना चाहो तो मैं उसको थ्योरी लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या कंक्लूजन बता रहा हूँ, सारे एक के बाद एक कंक्लूजन्स हैं ये सारे, कि sp3d के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ज्योमेट्री के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कब हो सकती है, जब ये हो सकते हैं, कब लोन पे आएंगे, कहाँ आएंगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अलग अलग बुक्स पढ़ने के बाद में, सालों पढ़ने के बाद में हम लोगों को ये चीज़ें पता पड़ती है कि किस जगह पर क्या होना चाहिए। अदरवाइज कई बार नहीं पता होता लोगों को कि कहाँ पर लोन पे डालना है, कहाँ पर नहीं डालना है। और आप अगर जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर सीधे सीधे बता रखे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स, व्हाट इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको 4 स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे, तो आपको पहचानना होगा कि वहाँ पर राइट स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।